हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में रिस्क रिटर्न एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में हम सिर्फ रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। रिटर्न क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको। सिर्फ आज रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। बाकी इसके अगली वीडियो जब बनाएगी उसके ऊपर रिस्क के ऊपर बात करेंगे। रिस्क के ऊपर अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाके और वीडियो देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के नोट्स भी आपको चाहते होगा तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं रिटर्न के ऊपर। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बेसिकली क्या होता है? जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं एफडी में पैसा लगा रहा हूं, तो आप क्या सोच के लगाते हो पैसा? कि मुझे कुछ ना कुछ वहां से रिटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ मेरा इनकम मिलेगी, तभी ये पैसा लगा रहे हो। वरना ये भी पैसा लगाते हैं क्यों? पैसा लगाने के कहीं पे पीछे रीजन होता है कि वो मेरा पैसा बढ़ेगा। मेरा पैसा बढ़ेगा या फिर मेरे को कोई फिक्स इनकम मिलेगी, जिसे बोलते हैं रेगुलर इनकम, कुछ ना कुछ मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा 7% का इनकम मेरे को हर साल मिलेगी, तो वही तो रिटर्न होता है। कि जो पैसा कमाओगे आप, वही आपका रिटर्न है। इसकी वजह से ही आप मोटिवेट होते हो, इसकी वजह से ही आप वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो कि अगर कहीं पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो तो आप तुरंत वहां पर शिफ्ट हो जाओगे। कहीं पे 9% मिल रहा है तो आप 9% वाली जगह पे जाओगे, 7% वाली भी जगह पे नहीं जाओगे। तो इसी को रिटर्न बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है। तो रिटर्न इज अ प्रिंसिपल रिवॉर्ड, जिसकी वजह से इन्वेस्टर मोटिवेट होता है, अपनी सैक्रिफाइस कर देता है प्रेजेंट कंजम्पशन को। प्रेजेंट कंजम्पशन का मतलब जो पैसा आपके पास है वो कहीं पे खर्च कर सकते थे, आप कहीं पे कंजम्पशन कर सकते थे उसकी, बट वो खर्च करने की बजाय आपने इन्वेस्ट कर दिया। वो इसलिए करा क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा मेरा बढ़ेगा या पैसे से मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। यही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से आप डिसीजन लेते हो। तो रिटर्न एक बेसिकली इनकम है जो कि जनरेट होती है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा उसकी परसेंटेज पे निकालती है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख पे लगा रहे हो तो आप देखते हो रिटर्न उसकी परसेंटेज पे, कि 1 लाख का कितना परसेंट मुझे मिलेगा। जैसे आपने कहा कि 1 लाख का 7% मिलेगा रिटर्न, तो परसेंट किस पे निकालते हो? हमेशा जितना आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पे, उसी को रिटर्न बोलते हैं ना। तो वही है। ठीक है, तो रिटर्न के दो कंपोनेंट होते हैं, या तो रेगुलर हो सकता है या कैपिटल एप्रिसिएट हो सकती है, दो होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये क्या है? ये रेगुलर इनकम है। जैसे मैं एफडी में पैसा लगाऊंगा तो वहां पर मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, ये क्या है? रेगुलर इनकम है। या अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे फिक्स डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना, ये भी आपकी रेगुलर इनकम है। ये खासकर होता है प्रेफरेंस शेयर्स पे। अगर आप प्रेफरेंस शेयर पे पैसा लगाते हो तो वहां पर आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो ये क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि आपका पैसे पे कोई रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो जितना पैसा लगाया ना वो बढ़ जाएगा। कैसे? बेसिकली ये आपका इक्विटी शेयर्स पे होता है। इक्विटी शेयर्स, फॉर एग्जांपल मैं, आपने भैया अगर कहीं पे 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए की, और आपने वहां पर 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। तो अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो आपने कितने शेयर खरीदोगे? अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो सर 1000 शेयर खरीदोगे। कैसे निकाला आपने? 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दिया। अगर एक शेयर 100 रुपए का है और आपने अगर 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 1000 शेयर्स। क्योंकि एक शेयर 100 रुपए का है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। और पता चला कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद उस शेयर की वैल्यू 150 रुपए की हो चुकी है। तो अगर उस शेयर की वैल्यू 150 रुपए की हो चुकी है और आपके पास 1000 शेयर ही थे, लेकिन जब आप मार्केट में बेचोगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा वापसी?
अगर 1000 शेयर 150 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो कितने पैसा मिलेगा? 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आपका कैपिटल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है? तो अगर 1 साल के बाद आप देखोगे तो आपकी कैपिटल अब 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख की हो चुकी है, क्योंकि आप मार्केट में बेचोगे तो 1.5 लाख रुपए आपको वापसी मिलेगा 1 लाख की जगह। तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा वापस मिलेगा बेचने के बाद वो क्या है? 50,000 रुपये। इसी को बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ये भी आपका रिटर्न है। तो रिटर्न या तो हो सकता है फिक्स इनकम वाला, या फिर कैपिटल एप्रिशिएट करने वाला। समझ आ गई बात? तो ये आपके रिटर्न होते हैं। अब देखते हैं कि रिटर्न कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं। या तो हो सकता है रिलायंस रिटर्न, एवरेज रिटर्न, या एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखिए, अगर हम रिलायंस रिटर्न की बात करें तो ऐसा रिटर्न होता है रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है कि आपने कितना कमाया। तो ये कमाई की फोकस करता है, जो आपने कमाया है उसके हिसाब से आप रिटर्न निकालते हो फ्यूचर का। रिलाइज रिटर्न इज अ रिटर्न दैट इज एक्चुअली अर्नड बाय द इन्वेस्टर। जो आपने खुद कमाया है या किसी और ने कमाया है उसके हिसाब से देखते हो पास्ट डिविडेंड में एक्चुअल में कितना पे किया कंपनी ने, और उसके हिसाब से रिटर्न देखते हो कि इन्वेस्टर प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में कितना मिलेगा। कि जो भी इन्वेस्टर ने पहले कमाया है जितना रिटर्न, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में कितना मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? रिलाइज्ड रिटर्न। अब इसको फॉर्मूला क्या है इसका निकालने का? इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? तो पहले होल्डिंग पीरियड क्या होता है? सर, होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? होल्डिंग पीरियड का मतलब ऐसा पीरियड जितने देर तक आपने उस शेयर को अपने पास रखा है बिना बेचे। भला आपने शेयर खरीदा और 1 साल तक आपने उसको बेचा नहीं है, 1 साल तक अपने पास रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग पीरियड। क्या बोलेंगे? होल्डिंग पीरियड। ठीक है। तो आपने 1 साल तक जो बेचा नहीं है उस पर आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, वो भी आपका रिटर्न है। वो क्योंकि हो सकता है डिविडेंड आपको मिले, फिक्स तो होता नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा मिला वो भी आपका रिटर्न है। प्लस प्राइस चेंज कितना हुआ, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। जो पीछे बता रहा था आपको कि प्राइस चेंज, यानी कि 100 रुपए की जगह अगर आपका प्राइस 150 रुपये हो गया तो वो पैसा बढ़ा, 50 रुपये बढ़ा, वो 50 रुपये बढ़ा ना, वो आपका क्या है? कैपिटल बढ़ गई। तो वो भी आपका रिटर्न है। तो दोनों चीजें लेनी पड़ेगी। जो आपको डिविडेंड मिला, जितना आपको कैपिटल बढ़ी, वो दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो कि जितना पैसा कितना लगाया था, इनिशियल प्राइस कितना था। इससे आप समझ जाओगे कितना परसेंट कमाया। वही तो डेफिनेशन में लिखा था ना कि कितना परसेंट कमाते हो इन्वेस्टमेंट पे। वो निकालने के लिए मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। उसे क्या बोलेंगे? इनिशियल प्राइस। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा 50 रुपए का। ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल प्राइस कितना है? स्टार्टिंग में प्राइस कितना है शेयर का? 50 रुपए। यही आपका इन्वेस्टमेंट है ना? यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आपने शेयर 60 रुपए का बेचा। आपने शेयर 60 रुपए का बेचा, तो कैपिटल कितनी बढ़ गई? कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे थे ना हम। भाई 60 रुपए का बेचा तो 60 रुपए माइनस 50 रुपए, इसका मतलब आपके 10 रुपए की कैपिटल बढ़ गई है, क्योंकि शेयर तो आपने एक ही शेयर खरीदा था ना, एक ही शेयर कह रहा था वो आज शेयर। तो 10 रुपए को या तो मल्टीप्लाई कर देता कितनी कैपिटल बढ़ गई है, बट यहाँ तो बेसिकली कैपिटल आपकी 10 रुपए ही है, 10 रुपए ही बढ़ी है। तो रेट और डिविडेंड मिला नहीं वगैरह, नो डिविडेंड वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो निकालते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR, या रिलाइज रिटर्न। तो डिविडेंड कितना मिला, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका कि आपने या तो डिविडेंड कितना कमाया, तो डिविडेंड अर्नड ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड। ठीक है। प्लस आपने, प्लस क्या, आपकी कैपिटल कितनी बढ़ी, इसको बोल सकते हैं प्राइस चेंज कितना हुआ, प्राइस चेंज ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड। ठीक है। और डिवाइड कर दो कि पैसा कितना लगाया था स्टार्टिंग में, यानी कि इनिशियल प्राइस कितना था। तो ये हो गया। अब मैं निकालो उसको फटाफट से, कैसे निकालोगे? सर डिविडेंड तो दिया नहीं, तो 0 रुपए, प्राइस बढ़ा 10 रुपए से, डिवाइड कर दो कि पैसा कितना लगाया था, 50 रुपए।
तो 10/50 मल्टीप्लाई अगर मैं इसको 100 से कर दूंगा तो परसेंटेज की फॉर्म में निकल आएगा रिटर्न। तो 10 रुपए कमाए, 50 पे लगाए थे, तो 20%। 10/50 अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज के फॉर्म में आ गया कि 20% आपने कमाए। समझ आ गई बात? तो यही होता है रिलायंस रिटर्न। अब बात करते हैं एवरेज रिटर्न। तो पहले समझ लेते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज रिटर्न, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि विराट कोहली की एवरेज 59 के लगभग है उनकी ओडीआई क्रिकेट में। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो हर मैच में 59 रन मारते हैं? नहीं सर। तो क्या मतलब है 59 का? क्यों हम निकालते हैं एवरेज? क्योंकि मैं ये देख सकूं कि वो परफॉर्मेंस उसकी एनालाइज कर सकूं कि लगभग वो हर मैच में कितने रन मारेगा। लगभग, एक्चुअल में नहीं मारेगा 59 रन हर मैच में, लेकिन हमने इसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए एवरेज निकाली। कैसे निकाली? कि उसने टोटल रन कितने मारे थे, जितने भी अभी तक, और कितने मैचेस खेले। जितने भी मैचेस में उसने टोटल रन मारे थे उसको उसको ऊपर लिखा, और जितने उसने मैचेस खेले वो नीचे लिखा। और हर मैच में अब समझ में आ जाएगा कि कितने रन मारते। अब क्योंकि उनके रन इतने ज्यादा है, इसकी वजह से उनकी एवरेज इतनी ज्यादा है। तो इस वजह से ये कैसे, एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा है वो, कि टोटल सम, यानी कि टोटल को ऊपर लिखो और नंबर ऑफ जितने भी आइटम है उसको नीचे लिखो, तो एक आइटम की वैल्यू आ जाएगी। यही होता है एवरेज। कि एक मैच, एक साल, या कोई भी जिसका भी आप एवरेज निकालना चाहते हो वो आ जाएगा। अब आप निकालना चाहते हो रिटर्न का, तो आप ये देखो कि कितना टोटल रिटर्न आपने कमाया, कंपनी ने कितना दिया टोटल रिटर्न। अब मान लेते 10 साल का देख रहे हो तो 10 साल तक कितना दिया। तो एक साल का निकालना है तो मुझे टोटल ईयर से मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ ईयर तक कितना दिया रिटर्न, जितने सालों का मैंने टोटल निकाला है उतने सालों का नीचे डिवाइड करो, तो कितना निकल जाएगा, एक साल में कितना डिविडेंड दिया होगा, रिटर्न कितना दिया होगा। इसी को बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज रिटर्न का मतलब क्या हो गया? इधर रिप्रेजेंटेटिव नंबर, जो कि आपका एवरेज होता है बहुत सारे सालों का। कैसा निकलता है? कि टोटल रिटर्न निकालो पास्ट ईयर का, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? वही बन गया कि जितने रिटर्न है उसको बोल दिया R1 R2, जितने सालों का है, एन नंबर ऑफ ईयर, जितने सालों का निकाला है एन तक करो डिवाइड, सॉरी प्लस, और डिवाइड कर दो एन से ही, कितने सालों का निकाला, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज। अब जैसे 10 साल का निकालना है मुझे, तो 10 साल का रिटर्न पहले देखोगे और 10 साल से डिवाइड कर दोगे तो एक साल में कितना मिला होगा, एवरेज आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर ने 31 दिसंबर को 50 रुपए का शेयर खरीदा। अब उसके शेयर प्राइसेस 5 सालों के दे रखे हैं, उसके बाद 5 सालों के देखो शेयर के प्राइस बदल गए। अब देखो रिटर्न का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड नहीं होता हर बार, कैपिटल कितनी बड़ी वो भी रिटर्न होता है। तो यहां पर आपको कैपिटल कितना बड़ी वहां से रिटर्न निकालना है। तो यहां से देखते हैं जरा। देखो ईयर लिखता हूं मैं यहां पर 2016, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है। शेयर का प्राइस लिखता हूं मैं यहां पर कि भाई 50 रुपए का शेयर का प्राइस था, 60 रुपए का था, 66 का था, 75, 90, 99। ठीक है। अब देखो अब ध्यान से देखना मेरी बात। रिटर्न कितना मिला, या कह दो कैपिटल कितनी अप्रिसिएट हुई, या प्राइस चेंज कितना हुआ, उसको कुछ भी बोल दो आप। कैपिटल अप्रिसिएशन, प्राइस चेंज कितना हुआ, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो पहले में कोई प्राइस चेंज हुआ नहीं, तो कोई रिटर्न भी नहीं मिला। इसको प्राइस चेंज कह दो, ये रिटर्न, एक ही बात है। अगले साल देखो 60 रुपए का प्राइस हो गया, इसका मतलब 60 में से 50 रुपए गए तो 10 रुपए का आपको कैपिटल बढ़ गई, यानी कि 10 रुपए का रिटर्न मिल गया। शेयर का प्राइस बढ़ा ना 10 रुपए, तो 60 - 50 करा। अब मुझे परसेंटेज के फॉर्म में निकालना, तो कितना परसेंट कमाया मैंने रिटर्न। तब पिछले साल 50 रुपए का था शेयर का प्राइस, तो हर साल का आपको ऐसा करना पड़ेगा, हर साल का कितना परसेंट रिटर्न कमाया, क्योंकि हर साल शेयर का प्राइस दूसरा है। तो यहां पर यह तरीका नहीं चलेगा कि जैसे कि आप यहां पर इनिशियल प्राइस डिवाइड कर देते हो, तो यहां पर एवरेज रिटर्न में यह तरीका नहीं चलेगा जो रिलायंस रिटर्न में था, क्योंकि हर साल इनिशियल प्राइस बदल रहा है। तो आपको हर साल का रिटर्न परसेंटेज अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले साल तो रिटर्न कमाया नहीं, अगले साल कमाया,
तो 60 माइनस में 10 रुपए कमाया, तो 20% का कमाया आपने, हाँ या ना? फिर उसके बाद 66 रुपए हो गया शेयर का प्राइस, और पहले था 60 रुपीज, क्योंकि हर साल का निकाल दो, ये ना कहना कि 50 रुपए का था, वो 2016 से फिर 18 का निकाल दोगे आप। मुझे हर साल का रिटर्न निकालना है, हर साल का रिटर्न परसेंटेज। तो पहले साल का निकाल लिया, अगले साल कब आएगा? 17 से 18, उसमें रिटर्न कितना कमाया? सर 66 माइनस 60 करूंगा, क्योंकि पिछले साल 60 का प्राइस था 18 से पहले, और डिवाइड करूंगा, इनिशियल प्राइस 60 है इसका, क्योंकि 60 से 66 हुआ है, वो उसका रिटर्न निकाल रहा हूं मैं। तो 60 से डिवाइड करूंगा तो 6/60। अब आप करोगे तो थोड़ा परसेंटेज थोड़ा आपका आएगा। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो करोगे तो ये दिस सिंपल है, 10% आ गया, कुछ भी नहीं करना। फिर 75 माइनस 66, और डिवाइड करोगे तो 66, बेस प्राइस क्या है? 66। तो 9 डिवाइड बाय 66 कितना परसेंट आएगा? 13.6% लगभग आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना आराम से। फिर यहां पर करोगे, 90 का शेयर हो गया, पिछले साल 75 का था, तो 75 से 90 हो गया, तो 75 से डिवाइड करूंगा, तो यानी कि 15 रुपए कमाया हमने, तो 15/75 करूंगा तो 20% आएगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 99 हो गया, पिछले साल 90 का था, तो 90 से डिवाइड करूंगा, तो 9 रुपए कमाए, 9/90 कितना होता है? 10%। ये आपका आ गया, समझ आ गई बात? ये आपका आ गया। ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है, ये आपके रिटर्न्स है। हर साल का परसेंटेज अलग निकालना पड़ेगा, ये गलती ना करना जो आपके मन में चल रहा होगा कि भाई इस साल, पहले साल 10 रुपए कमाए, फिर 6 रुपए कमाए, फिर 9 रुपए कमाए, फिर 90 हो गए, 90 75 75 पहले था तो 15 रुपए कमाए, फिर 9 रुपए कमाए, इसको प्लस करो, 5 से डिवाइड कर दो, हो गया काम। नहीं, फिर परसेंटेज की फॉर्म में कैसे निकालोगे? आप कर सकते हो, ये 5 से डिवाइड कर दोगे, रिटर्न आ जाएगा, बट वो परसेंटेज की फॉर्म में नहीं आएगा। वो परसेंटेज की फॉर्म में आप ये गलती कैसे करोगे? किसका परसेंट निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो 10 + 6 + 9 + 15 + 9, डिवाइड कर दिया 5 से, मान लो, तो कितना आ गया? ये 49 बाई डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है? 9.8 के लगभग मान लो आ गया। लेकिन मेरे भाई, अगर 9.8 रिटर्न है एवरेज, अब डिवाइड किस प्राइस से करूंगा मुझे बताओ? 50 से करूंगा? 50 से करूंगा? नहीं, 50 तो भैया पहले साल था प्राइस। 50 प्राइस डिवाइड सिर्फ यहां पर करा है मैंने। हर साल जो रिटर्न मिल रहा था उसका प्राइस दूसरा था, इनिशियल प्राइस। पहले साल 50 रुपए था, उसके बाद 60 था। तो पता क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए? आपको इसके लिए थोड़ा सा गलत काम करना पड़ेगा। क्या? आपको पहले देखना पड़ेगा कि पहले साल इनिशियल प्राइस कितना था? 50 था, आपने 50 पे निकाला था। फिर उसके बाद आपने देखो क्या करा, 60 पे निकाला था, तो 60 लेना पड़ेगा। फिर 66 पे निकाला था, फिर 75 बेस प्राइस होगा, फिर 90 हो गया। फिर उनको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा उनको, यानी कि इनिशियल प्राइस का भी एवरेज निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपने रिटर्न का एवरेज निकाला है। तो इसका भी, क्योंकि जब ऊपर एवरेज दिख रहे हो तो नीचे भी एवरेज इनिशियल प्राइस ही आएगा ना। जब ऊपर एवरेज है तो नीचे भी एवरेज आएगा, तो इसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो दो दो बार 5 5 से डिवाइड करोगे, तो हमने क्या करा, हम एक ही बार 5 से डिवाइड कर देंगे। हमने हर साल उसको देखो, इनिशियल प्राइस डिवाइड कर परसेंटेज निकाल दिया। अब इनिशियल प्राइस आपको डिवाइड नहीं करना, परसेंटेज आ चुका, बस आपको इस रिटर्न का परसेंटेज निकालना है। तो निकालो। तो 20%, 10%, 13.6%, फिर 20%, 10%, डिवाइड अब सीधा 5 से करना है, खो गया काम। तो ये अपने आप ही देखो, ये एवरेज इनका भी निकल गया, इनिशियल प्राइस का भी, इसका भी निकल गया। तो 14.36 जब आप निकालोगे ना, क्योंकि यहां पर मैं सीधा निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना आएगा लगभग, ठीक है? तो एवरेज ऐसे निकालना है, एवरेज रिटर्न का। हर साल इनिशियल प्राइस बदलेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर साल आपका रिटर्न किसी और प्राइस पे निकल रहा है। पहले 50 पे निकाला, फिर 60 पे निकाला, तो हर साल का इनिशियल प्राइस अलग है। अगला हमारा होता है लास्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये बेसिकली रिटर्न ऐसा होता है कि आप इस पे इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है रिटर्न कितना होगा फ्यूचर में, बट पास्ट को देखते हुए नहीं। एवरेज रिटर्न क्या था? ये भी वही था, बट ये था कि आप पास्ट ईयर को देखते हुए ये निकाल दे रहे थे कि फ्यूचर में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। बट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे नहीं निकलता। तो ये पास्ट रिटर्न के बेस पे नहीं निकलता, ये निकलता है कि आज के जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है
उसके हिसाब से। यानी कि जो आज चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप देखते हो। क्योंकि आप हो सकता है कि आप देख लो कि फ्यूचर पहले इतना दे रही थी रिटर्न, हो सकता है कि आपको इस साल ना मिले इतना, हो सकता है कि इस साल तो भैया कोई मंदी आ गई है, डीमोनेटाइजेशन आ गया, तब क्या करोगे आप? तो आपको देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप एंटिसिपेट करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो। क्योंकि हो सकता है कि वो रिटर्न आपको उतना मिलने के चांसेस भी देखते होते हैं ना, कितना मिलने के चांसेस कितने हैं। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, देखो एग्जांपल समझ है तब समझ में आएगा। देखो, इन्वेस्टर ने ये 3 इकोनॉमिक सिनेरियो प्रेडिक्ट करे कि भाई या तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी खराब होगी, बढ़िया होगी, या नॉर्मल होगी, या खराब होगी। तो इसका मतलब हमने देखा कि अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन यहां लिखी गई, ठीक है, या तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन गुड होगी, या नॉर्मल, या बैड। 3 सिनेरियो हो सकते हैं। फिर आपने देखा कि उसके रिटर्न कितना परसेंट मिलेगा, कि अच्छी होगी तो हो सकता है मुझे 20% मिले, बढ़िया होगी या नॉर्मल होगी तो 15% मिले, या फिर बेकार से बेकार 10% मिलेगा। अब उनकी प्रोबेबिलिटी देखो, यानी कि उनके होने के चांसेस कितने हैं। आपने ये देखा कि भाई गुड इकोनॉमिक कंडीशन होने के चांसेस लगभग 30%, या 0.30 लिख दो। नॉर्मल में इसके 15% चांसेस है, मतलब 15% रिटर्न मिलेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन कितने होने के चांसेस है? 40%। बैड 30% है। टोटल तो 100% में से निकाला ना मैंने ये, टोटल वन में से, वन का मतलब 100%, कि 100% में से मैंने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी कि भाई गुड इकोनॉमिक कंडीशन 30% का चांसेस है, नॉर्मल के 40% है, बैड के 30% है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी देख ली। अब उसके हिसाब से क्या रिटर्न नहीं बदलेगा मेरा? जब गुड के होने के चांसेस 30% है सिर्फ, तो रिटर्न मुझे 20% कैसे मिल सकता है? बदलेगा नहीं बदलेगा? तो अगर मैं इसको आर आई मान लेता हूं, इसको पी आई मान लेता हूं, तो अगर मुझे आर आई और पी आई निकालना है, यानी कि रिटर्न 20% तो पूरा है चांसेस, जब गुड 100% होगा चांस, अगर गुड इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो 20% मिलेगा, लेकिन अगर उसके चांसेस ही 30% है, तो रिटर्न कितना मिलेगा? 20 × 30%, यानी कि 6%। जब उसके चांसेस ही गुड के 30% होने के हैं, तो रिटर्न तो ये 20% तो 100% चांसेस पे था। जब है ही चांसेस 30%, तो रिटर्न कितना मिलेगा? 20 × 30%, यानी कि 6% ही चांसेस है। 15% तो था जब नॉर्मल पूरी 100% होगी कंडीशन, लेकिन अगर उसकी कंडीशन नॉर्मल होने के चांसेस 40% है, तो 40% ही रिटर्न मिलेगा ना 15 का, तो 6% ही मिलेगा इसका भी। बैड में 30% चांसेस है, तो 10 का 30% ही रिटर्न मिलेगा। तो टोटल कितना रिटर्न मिलेगा इसका मतलब? गुड के चांसेस 30% थे, तो 6% रिटर्न मिलेगा, 6% इसमें मिलेगा, 3, तो टोटल कितना मिलेगा मेरे भाई? 6 और 6 12, 15%। यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट पैसा लगा रहे हो, उसके जो चांसेस है, उसका क्या है? 15%। वो कैसे निकाला आपने? सिग्मा आर आई पी। तो सिग्मा का मतलब आपने तीनों को प्लस करा, आर आई पी आई, मतलब आपने ये देखा कि तीनों इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए तीनों के रिटर्न निकाले, तीनों के चांसेस देखे, और तीनों का रिटर्न निकाला, तो 15%। इसका मतलब मेरा टोटल 15% का रिटर्न मिलेगा। गुड के हिसाब से 6% देखा, नॉर्मल में 6%, बैड में 3%, टोटल मिला के 15% का ही मिलेगा रिटर्न। ठीक है ना? यही होता है सिग्मा आर आई पी आई। तो फॉर्मूला बन गया, सिग्मा आर आई पी आई या पी आई आर आई। तो सिग्मा मतलब आपने आई इज इक्वल टू 1 n, यानी कि जितना आपने निकाला, इतने सालों तक आपने निकाला, मतलब कितने आई है, 3 बार प्लस करा तो आई हो गया 3। समझ आ गई बात? ऐसे निकाल दिया आपने। तो आई इज द आइथ टर्म, आइथ रिटर्न। कितना आपको रिटर्न मिल रहा है? आई का मतलब रिटर्न, और पी आई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आइथ रिटर्न। मतलब आई का मतलब जैसे कि इसको मैंने मान लिया आई इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी आई इज इक्वल टू 1 की कितनी है, तो वो आप निकाल रहे हो प्लस करके, मल्टीप्लाई करके, जो भी है ना। तो यही हो गया फॉर्मूला। ऐसे लर्न नहीं करना होता कुछ भी, समझना होता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको डिवाइड क्यों नहीं करा भाई, 5 3 से 5 से, भाई इसको एवरेज थोड़ी निकाल रहा हूं मैं, ये एवरेज नहीं है, ये मैंने
एक्चुअल में एक्सपेक्ट करा है। मतलब मैंने क्या कहा कि भाई 100% चांसेस है, अगर 20%, 100% के हिसाब से निकालना था मुझे। अब मैंने कहा कि हम पहले क्या कर रहे थे, पहले सीधा सालों के हिसाब से निकालना था, मैं उसका एवरेज देख रहा था। बट यहां पर मैंने ये साल नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा, कंडीशन देखी, आज की कंडीशन क्या है और क्या हो सकती है क्या नहीं होगी। मुझे पता है कि आज गुड इकोनॉमिक कंडीशन है, 20% मिलता है, मुझे ये बात पता है। मतलब मैंने कोई पिछले साल की परफॉर्मेंस नहीं देखी, पास्ट रिटर्न नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये अंदाजा लगा रहा हूं, एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहा हूं, पास्ट को देखते हुए नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। तो 20% मैंने देखा कि मिलेगा, गुड होगी तो, नॉर्मल होगी तो 15 मिलेगा, बैड होगी 10% मिलेगा। लेकिन गुड होने के चांसेस सिर्फ 30% है, तो इसका रिटर्न भी 30% ही मिलेगा, इसका 6%। तो ऐसे देखा आपने, टोटल 1 है, टोटल 100%, ये 100% आ गया रिटर्न। मतलब ये जो 20%, ये तो 100% चांसेस थे गुड के तब था, लेकिन जब इसके चांसेस 30% है तो 6% मिलेगा। तो ये 6% है 30% चांस वाला, ये 6% है 40% चांस वाला, और ये 3% है 30% चांस वाला। अब मुझे 100% चांस वाला रिटर्न निकालना, तो क्या करूंगा, तीनों को प्लस कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी को जो तीनों को प्लस कर दे तो 100% चांस किसी का भी होगा तो उसका रिटर्न आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सबको प्लस करा और 15% आ गया। अब इसका मुझे एवरेज नहीं निकालना, क्योंकि अगर एवरेज निकाल दिया तो इसका मतलब 5% आ जाएगा। इसका मतलब पता क्या है कि गुड में 5% के चांसेस है रिटर्न मिलने के, नॉर्मल के 5% है, बैड के 5% है, तो 15% मिलेगा रिटर्न। भाई मुझे ये देखना है, चाहे कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, रिटर्न कितना मिलेगा, गुड में भी, नॉर्मल में भी, बैड में भी। तो आपने कहा कि 15% मिलेगा, यही आपका एक्सपेक्टेड है। समझ आ गई बात, चाहे गुड हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे बैड हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।